जैसा कि हम लोगों ने अब तक जेरेंड पढ़ लिया, उससे पहले हम लोगों ने कॉन्फिनेट में इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ा, 2 + v1 और बेयर इन्फिनिटिव विदाउट 2, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोगों ने जेरेंड भी कंप्लीट किया। अभी हम लोग देखते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल को क्या कहा जाता है? पार्टिसिपल का अगर डेफिनेशन की बात करें तो पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब फॉर्म है जो एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। जेरेंड एक ऐसा वर्ब फॉर्म था जो नाउन की तरह से काम करता था। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। ये भी ध्यान रखना। तो इसे वर्बल एडजेक्टिव भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। दिखता तो वर्ब की तरह है लेकिन काम एडजेक्टिव की तरह से करता है। अब हम पार्टिसिपल के काइंड्स की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें v1 + ing। ठीक है, यही चीज हम लोगों ने पहले देखा था जेरेंड में। जेरेंड में भी क्या होता है? v1 + ing, लेकिन जेरेंड एक नाउन की तरह से काम करता है और पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। ये डिफरेंस को समझना है। उसके बाद पार्टिसिपल होता है जो v3 फॉर्म में होते हैं, v3 फॉर्म। ठीक है, और फिर थर्ड जो होता है जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो हैविंग + v3 फॉर्म होता है। तो 3 तरह के पार्टिसिपल हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल v1 + ing, पास्ट पार्टिसिपल v3 एंड परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग + v3। क्लियर है? अब इनको समझते हैं एक एक करके। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो यूज है हम कब करते हैं ये समझेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं, इनके बारे में भी। तो अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो मैंने पहले कह दिया कि एक एडजेक्टिव की तरह से ये काम करता है। किस तरह से काम करता है? एडजेक्टिव की तरह से। ठीक है, लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव की तरह से काम तो करता है, तो ये क्या करेगा? किसी को डिस्क्राइब करेगा, है ना? समझ रहे हैं बात को? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जो है एक एडजेक्टिव की तरह से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ रहे हैं। जबकि जेरेंड का यूज जो होता है वो वर्बल नाउन की तरह से किया जाता है, यानी एक नाउन की तरह से किया जाता है। इसलिए जेरेंड को हमने क्या कहा? वर्बल नाउन। और पार्टिसिपल को हम क्या कह रहे हैं? वर्बल एडजेक्टिव। दोनों ही वर्ब होते हैं, लेकिन एक नाउन की तरह से बिहेव करता है और एक एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करता है। इसलिए नाउन वाले को, जो नाउन की तरह से बिहेव करता है, उसे जेरेंड कहा गया, और जो एडजेक्टिव की तरह से बिहेव करता है उसे पार्टिसिपल कहा गया। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब बात करें तो ये चूंकि एक एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर ये एक एडजेक्टिव है तो आपने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव के बाद हमें क्या यूज करना पड़ता है? नाउन का यूज करना पड़ता है। ये आप तो जानते ही जानते हैं। यानी अगर कोई नाउन है और उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी एक्शन से, किसी वर्ब से, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है? पार्टिसिपल यूज करना है। लेकिन यहाँ पर एक दो चीजें और समझने की है यहाँ पर। वो ये कि जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्ब, ठीक है, यानी वो एक्शन से हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी आप एक्शन से डिस्क्राइब कर रहे होंगे किसी नाउन को, तो वहां पर 2 चीजें होने की पॉसिबिलिटी होती है। एक, हम उस नाउन का ऐसा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है, वैसे एक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जो कंटिन्यू है। तो वैसा एक्शन जो कंटिन्यू है और कंटिन्यू के हेल्प से हम किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करेंगे। ये कब करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तब किया जाता है कोई एक्शन कंटिन्यू हो। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल किस लिए करते हैं? कंटिन्यू एक्शन के लिए यूज करते हैं, यानी फॉर, है ना, कंटिन्यू एक्शन। कंटिन्यू एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और फिनिश्ड एक्शन के लिए, फॉर फिनिश्ड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आप समझ रहे हैं, दैट इज v3, है ना? अब यहाँ पर जैसे देखिए, अगर मैं कहता हूँ फेस, जैसे यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है फेस, तो फेस को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो किस तरह का चेहरा? तो स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ठीक है, समझिए। तो जो स्माइलिंग फेस है ये सुटेबल है कि भाई मुस्कुराता हुआ चेहरा है, दिखता है। क्या हम स्माइल्ड फेस लिख सकते हैं? ऐसा नहीं लिख सकते, है ना? इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि, ऐसा इसलिए हम लोग नहीं लिख सकते स्माइल फेस,
क्योंकि इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि फेस, मुस्कुराया हुआ चेहरा, यानी कैसे में पता चलेगा कि इससे पहले वो चेहरा मुस्कुराया था, ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है ना यहाँ पर। यानी जहां पर फिनिश एक्शन की बात होगी वहां पर आपको पास्ट पार्टिसिपल किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए करना पड़ेगा, और जहां पे कंटिन्यू एक्शन की बात होगी वहां पर आपको क्या यूज करना होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना होगा। हो सकता है कहीं पे दोनों यूज हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहां पे जो सुटेबल होगा वो आपको यूज करना है। अब जैसे देखिए, आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन। अब ये ट्रेन जो है एक नाउन है, और इसे डिस्क्राइब करें कैसा ट्रेन भाई, तो जलता हुआ ट्रेन। तो यहाँ पर वो एक्शन क्या है, प्रोसेस में है, चल रहा है, वही वो ट्रेन अभी जल रहा है। ठीक है, कुछ देर बाद जब जलना बंद हो जाएगा तो फिर हम उसके लिए क्या लिखेंगे, आई सॉ अ बर्न्ड ट्रेन। मैंने एक जला हुआ ट्रेन देखा। यानी यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, जलता हुआ ट्रेन भी पॉसिबिलिटी है और जला हुआ ट्रेन भी पॉसिबिलिटी है। जबकि आप फेस के साथ सिर्फ स्माइलिंग फेस ही लिख सकते हैं, स्माइल्ड फेस नहीं लिख सकते। होप ये बात आपको समझ में आएगी कि अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये तभी यूज होता है जब वो कंटिन्यू एक्शन, यानी वैसे एक्शन की बात कर रहा है जो प्रोसेस में हो, वो चल रहा हो। जबकि पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम V3 कहते हैं, वो वैसे एक्शन की बात करता है जो फिनिश्ड हो चुका है। दोनों ही एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, दोनों ही एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करते हैं। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यू एक्शन के लिए यूज होता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो फिनिश्ड एक्शन के लिए होता है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। पहला यूज आपने देखा कि ये नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, और वो नाउन को के पहले यूज होता है, और वैसे नाउन के पहले यूज होता है जिसमें एक्शन प्रोग्रेस में हो, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेकंड यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टिसिपल की ही बात मैं कर रहा हूँ। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में स्पेंड, SPEND, स्पेंड, ठीक है, या वेस्ट, स्पेंड या वेस्ट का यूज किया गया हो, ठीक है, और इस स्पेंड और वेस्ट के साथ, है ना, टाइम एक्सप्रेसिंग या मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज किया गया हो, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड या फिर मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड। बात समझ में आ रही है, स्पेंड के साथ, ठीक है, स्पेंड या वेस्ट के साथ टाइम या मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज अगर किया गया हो, तो आगे जो मेन वर्ब आप यूज करते हैं वो निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है, या कोई दूसरा वर्ब फॉर्म नहीं होता है, ये ध्यान रखें। यानी आप कहें कि V1 + ING आप यहाँ पर यूज, ठीक है। जैसे कहता है रवि स्पेंड, देखिए वर्ड हमने स्पेंड कर दिया, उसके बाद क्या है कि स्पेंड या वेस्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग या मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, जिसमें समय का पता चलेगा वो टाइम एक्सप्रेसिंग हो गया, जिसमें पैसे का पता चलेगा, करेंसी का पता चलेगा, वो मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया। तो देखिए क्या आ रहा है, राजीव स्पेंड ऑल द मनी, राजीव ने पूरा पैसा खर्च कर दिया। किस चीज में खर्च कर दिया भाई, तो परचेजिंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, महंगे कपड़े है ना खरीदने, वो सारा पैसा खत्म कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, परचेजिंग। क्यों, क्योंकि स्पेंड के बाद मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड आ गया। इसी तरह से स्पेंड या वेस्ट, वेस्ट के बाद भी अगर टाइम एक्सप्रेसिंग या मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड आता तो जो मेन वर्ब हम लोग लगाते हैं वो किस में रहता, V4 में रहता। क्लियर है। दूसरा, वी वेस्टेड होल नाइट, होल नाइट क्या हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है, और ऑल द मनी क्या था, ये मनी हो गया, करेंसी। अब ये देखिए स्पेंड के बाद मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड और वेस्टेड के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज किया गया है। तो इनके बाद जो आप मेन वर्ब का यूज करेंगे वो मेन वर्ब किसमें होना चाहिए, V4 यानी V1 + ING, अर्थात यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, स्पेंड या वेस्ट के साथ टाइम या मनी एक्सप्रेसिंग वर्ड हो तो जो मेन वर्ब इनके बाद यूज होता है वो V4 में रहता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेकेंड यूज आपको मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड यूज के बारे में। थर्ड यूज भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा समझ लीजिए क्या है। देखिए किसी भी सेंटेंस में, है ना, बिजी का यूज अगर किया गया हो, किसी भी सेंटेंस में बिजी का यूज किया गया हो और बिजी के पहले टू बी वर्ब हो, कौन सा वर्ब हो, टू बी वर्ब। टू बी वर्ब तो आप समझ ही रहे हैं, टू बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या कहलाते हैं, टू बी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, क्या समझ में आई बात, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब हो, और टू बी के वर्ब के बाद बिजी वर्ड का यूज किया गया हो, और उसके बाद तब अगर आपको मेन वर्ब लगाने की जरूरत पड़ रही है तो वो मेन वर्ब जो होता है बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात V1 + ING का ही यूज किया जाता है। समझ रहे हैं,
यहाँ पर अक्सर गलती क्या होता है ये मैं आपको जरा बता दूं। यहाँ पर अक्सर जब बीजी के सेंस में बीजी के पहले टू बी वर्ब का यूज होता है तो V4 तो लगाते हैं, लेकिन V4 और बीजी के बीच में हम लोग एक प्रीपोजिशन लिख देते हैं, इन का यूज कर देते हैं, जो पूरी तरह से रॉन्ग है। दिखने में वो करेक्ट लगता है, लेकिन वो बस बेसिकली क्या होता है, रॉन्ग होता है। समझ रहे हैं बात? अब जैसे यहाँ देखिए, कह रहा है आई एम बिजी प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। आई एम बिजी प्रिपेयरिंग, बिजी के पहले टू बी वर्ब हो गया और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट V4 लगा दिया हमने। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर आई एम बिजी इन प्रिपेयरिंग लिखा हुआ रहता तो निश्चित तौर पे ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको इन नहीं लगाना है। जनरली ऐसा देखने को मिलता है, बहुत लोग यहाँ पर इन लगाते हैं। क्वेश्चंस में भी इस तरह का एरर्स देखने को मिल जाता है कि बिजी के बाद इन लगा दिया गया हो, या बिजी के बाद बिजी के पहले इज़-एम-आर है और बिजी के बाद वर्ब लगाना है तो डायरेक्ट वर्ब नहीं लगाते हैं, वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, V4 का यूज कर दिया जाता है। किसके साथ? प्रीपोजिशन के साथ यूज कर दिया जाता है। तो ये वाकई में रॉन्ग हो जाता है, ये गलत है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का थर्ड यूज हमने देखा। नेक्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल का नेक्स्ट यूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट यूज है, इसको जरा समझें। कभी कभी सेंटेंस में आपको ऐसा दिखता होगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के बाद जब भी आप V4 का यानी V1 प्लस ing का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो आपको पता है ना कि कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद V4 का यूज नहीं होता है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके पहले आपको टू बी वर्ब का यूज करना पड़ता है, इज़-एम-आर, वॉज वर्ब, है ना, हैज बीन, हैव बीन, या टू बी वर्ब का यूज करिए, इनका यूज करना पड़ता है, तभी जाकर V4 का यूज हम लोग करते हैं। या V3 की भी अगर बात होती है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है, जैसे हैज हो गया, हैव हो गया, वगैरह वगैरह, है ना, समझ रहे हैं बात? इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 प्लस ing अर्थात V4 जिसको हम लोग कह रहे हैं का अगर यूज कर दिया जाता है तो आप क्या समझेंगे, क्या ये सही है या गलत है? तो अकॉर्डिंग टू द एबव स्ट्रक्चर ये तो गलत होना चाहिए। ऊपर के जो स्ट्रक्चर मैंने जैसा बताया कि V4 डायरेक्ट नहीं आता है सब्जेक्ट के बाद, इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। V3 केस में भी वही बात है, इनके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं आते। अब बात आती है कि डायरेक्ट अगर आ गया तो क्या? डायरेक्ट अगर आ गया तो या तो वो रॉन्ग होगा, और नहीं तो फिर एक और कंसेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है। वो क्या कंसेप्ट होगा जब वो सही होगा? ठीक है, ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, ये तब सही होता है जब बेसिकली जो टू बी वर्ब का यूज ना किया जाए और डायरेक्ट इनके सब्जेक्ट के बाद V4 या V3 का यूज कर दिया जाता है। तो वो कब किया जाता है ये जरा समझिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक सब्जेक्ट को रखा, ठीक है, सब्जेक्ट को रखने के बाद हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? तो रिलेटिव प्रोनाउन एक WH वर्ड होता है जो दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन को बिल्डअप करता है। वो आपका हु हो सकता है, हुम हो सकता है, विच हो सकता है, हुज हो सकता है, दैट हो सकता है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया हो और उसके बाद उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, ठीक है, वर्ब का यूज किया गया हो, कोई भी वर्ब, V4 लगा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ V4, V3 लगा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ V3, V1 लगा रहे हैं तो जरूरत नहीं है हेल्पिंग वर्ब का, कोई भी यहाँ पर वर्ब यूज होगा। समझ रहे हैं बात को? प्लस आपका इधर रिमेनिंग वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट सेंटेंस होता है, कंजंक्शन के साथ भी बढ़ सकता है, सेंटेंस जो है आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे सिचुएशन में, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब है, मैंने इसे हु लगाकर ही किया, ये रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब है, इनको रिप्लेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब को रिप्लेस करने के लिए या तो डायरेक्ट V4 का यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट V3 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी ये सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V3 या V4 तभी आ सकता है जब ये V4 या V3 सेंटेंस में यूज किए गए रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को रिप्लेस करता हो, तभी जाकर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V3 या V4 का यूज किया जाए। लेकिन ध्यान रखना है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को रिप्लेस कर रहा हो, नहीं कर रहा है तो फिर बिना हेल्पिंग वर्ब के वो वर्ब V4 हो या V3 हो, करेक्ट नहीं। समझ रहे हैं? इसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। कहता है पीपल, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या कर रहा है, पीपल हु कट ट्रीज,
पीपल हु कट ट्रीज। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, ठीक है, और आगे रिमेनिंग वर्ड प्लस आगे जो है, आगे भी आपको और भी चीजें जो है वो बढ़ता चला जाता है, आपको आगे वर्ब भी मिल सकता है, ठीक है, इस तरह से वो सेंटेंस आगे बढ़ता है, जैसे यहाँ बढ़ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है पीपल हु कट ट्रीज विल बी पनिश्ड, यानी पीपल विल बी पनिश्ड, ये चीज से कह रहा है कि लोगों को सजा दी जाएगी, लेकिन कौन से लोगों को सजा दी जाएगी? जो पेड़ काट रहे हैं या पेड़ काटते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि हु कट, इसे रिप्लेस करने के लिए, हु कट को रिप्लेस करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट आप कटिंग का यूज कर सकते हैं, यानी पीपल कटिंग ट्रीज विल बी पनिश्ड, पीपल कटिंग ट्रीज विल बी पनिश्ड। आप ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते। तो जब भी आपको सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 का यूज किया गया हो, तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या कहीं वो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को रिप्लेस तो नहीं कर रहा है। अगर रिप्लेस कर रहा है तो वो V4 या V3 वहां पर करेक्ट, बिना हेल्पिंग वर्ब के करेक्ट है। लेकिन अगर वो रिप्लेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां पर डायरेक्ट V4 या V3 नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? यानी V4 या V3 आप डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद तभी लगा सकते हैं जब वो V4 या V3 रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को रिप्लेस करता। ये चीजें ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक और इश्यू आता है, हम तो समझ गए कि चाहे वो V3 हो या V4 हो, वो तभी डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज हो सकता है जब वो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब को क्या कर रहा हो? रिप्लेस कर रहा हो, है ना। लेकिन अब बात ये आती है कि कब V4 का यूज करना और कब V3 का यूज करना है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो देखिए जब रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब एक्टिव वॉइस में होगा, तो आप इसे किससे रिप्लेस करेंगे? V4 से रिप्लेस करेंगे। ध्यान रखिए कि जब भी सब्जेक्ट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब एक्टिव वॉइस में होता है तो उसे हम क्या करते हैं? V4 से रिप्लेस करते हैं। वही अगर वो पैसिव वॉइस में जब हो जाए तब उसे हम किससे रिप्लेस करते हैं? V3 से रिप्लेस करते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर, उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, इनको समझिए। कह रहा है कि पीपल पीपल हु वर इंजर्ड in who were injured in the accident were taken to the nearby hospital, nearby hospital। ये सेंटेंस देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला जो सेंटेंस आपने देखा था, कह रहा पीपल हु कट। अब ये देखिए पीपल हु कट, ये जो है हु कट, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। जबकि यहाँ देखिए हु वर इंजर्ड, हमने क्या बताया था? यदि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, बी या बीन के बाद V3 लग जाता है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि हु वर इंजर्ड ये एक पैसिव वॉइस में है, और इसे रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ V3 का यूज करना है। तो V3 आप अलग से तो लाएंगे नहीं, वहां जो V3 लगा हुआ होगा वही वहां पे हो जाएगा। बस करना क्या है आपको? उस रिलेटिव प्रोनाउन और जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हटा देना है। तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा पीपल इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वर टेकन टू द नियर बाय हॉस्पिटल। यानी सेंटेंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं पीपल हु वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वर टेकन टू द नियर बाय हॉस्पिटल, या फिर आप चाहें तो वहां पे लिख सकते हैं पीपल इंजर्ड इन द एक्सीडेंट वर टेकन टू द नियर बाय हॉस्पिटल। दोनों करेक्ट है। बस ये ध्यान रखना है कि कब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 लगाना है और कब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V3 लगाना है। एक्टिव होगा तो V4 लगाएंगे और पैसिव होगा तो V3 लगाएंगे। ये डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के यूसेज के बीच में, जब हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट इनको यूज करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो इसमें दो चीजें मैं आपको और समझाना चाहूंगा, ठीक है। इसमें क्या कि कभी कभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज दो सेंटेंस को जोड़ते हुए सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए करते हैं, ठीक है। कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज दो सेंटेंस को जोड़ते हुए शुरुआत करने के लिए करते हैं, यानी कि वो सेंटेंस की शुरुआत जो है वो पार्टिसिपल से होगी और दो सेंटेंस उसमें अटैच होंगे, तो इनके लिए भी हम
पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। इन्हें यहाँ पर पार्टिसिपल एज ए कनेक्टर भी कहा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर तीनों पार्टिसिपल, खास करके दो पार्टिसिपल जो हैं ऐसे कंडीशन में यूज किए जाते हैं। एक तो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इनका यूज इस सिचुएशन में किया जाता है, यानी कि आप कब V4 से शुरू करेंगे और कब सेंटेंस को हैविंग प्लस V3 से शुरू करेंगे। ये भी कंसेप्ट है, ये भी ध्यान रखना है कि कब सेंटेंस को V4 से शुरू करना है और कब हैविंग प्लस V3 से शुरू करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो सेंटेंस की शुरुआत पार्टिसिपल से करने के लिए किस चीज की जरूरत है, ये आपको मैं बता दूं। चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू हो रहा हो, करना हो, या फिर पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू करना हो। पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत तभी की जा सकती है जब दोनों सेंटेंस, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़कर बनाएगा ना, ठीक है। तो जब दोनों सेंटेंस जिनको जोड़ना है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स अगर सेम होते हैं, तभी जाकर आप सेंटेंस को जोड़ेंगे और सेंटेंस की शुरुआत जो है या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से या परफेक्ट पार्टिसिपल से करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मेरा यहाँ कहना ये हुआ कि जब दो सेंटेंस हैं और उनको हमें जोड़ना है और साथ ही साथ उनकी शुरुआत जो है पार्टिसिपल से करना है, तो पार्टिसिपल से शुरुआत करने का क्या कंडीशन है। तो इसके दो कंडीशन। पहला कि जो दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, उन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहला। दूसरा, दोनों सेंटेंसेस के टेंस भी सेम होने चाहिए। टेंस सेम हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है तो सेंटेंस की शुरुआत पार्टिसिपल से नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये रॉन्ग हो जाता है। अब बात आती है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से कब शुरुआत करेंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल से कब शुरुआत करेंगे, ये हम समझेंगे। पहले एग्जाम्पल समझ ले कि पार्टिसिपल से शुरुआत कैसे करना है। उसके लिए मैंने क्या कहा कि दो सेंटेंस जिन्हें हम जोड़ेंगे और पार्टिसिपल से शुरुआत करेंगे, तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और उन दोनों में से जो पहला एक्शन हुआ हो उसे पहले रखना है और जो दूसरा एक्शन हुआ है उसे हम बाद में रखेंगे। तो जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। कहता है ही ओपन द ड्रॉवर, ही ओपन द ड्रॉवर, उसने ड्रॉवर खोला। किसने, उसने ही। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसने क्या किया, ड्रॉवर खोला, ठीक। एंड टुक आउट अ पिस्टल, और उसने पिस्टल निकाली। अगर इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दे, एंड को हटा दे और ये सेंटेंस को फुल स्टॉप से और इसको अलग कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टुक आउट अ पिस्टल, यानी उसने ड्रॉवर खोला और उसी ने पिस्टल निकाला। समझ रहे हैं बात को। तो अगर इन दोनों सेंटेंस को देखा जाए तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेम है। यहाँ भी ही है और यहाँ भी ही है। अब ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों सेंटेंस को हम पार्टिसिपल से जोड़कर शुरुआत कर सकते हैं, यानी इनको जोड़कर पार्टिसिपल से शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो अब करना क्या है, कैसे हम इसे जोड़ेंगे और कैसे हम पार्टिसिपल से शुरुआत करेंगे। इसमें देखिएगा कि जो एक्शन पहले हुआ होगा, जो एक्शन पहले हुआ होगा, उस पहले एक्शन को क्या करना है, उस पहले एक्शन को जो सब्जेक्ट होगा, उस पहले एक्शन के सब्जेक्ट को हमें क्या करना होता है, हटा देना होता है, यानी उसे हम हटा देते हैं। उसके बाद हम उस जो वर्ब है उस वर्ब को या तो V4 में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर हैविंग प्लस V3 में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दो सेंटेंस को जोड़कर पार्टिसिपल से शुरुआत कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया मैंने बताया आपको कि पहला क्राइटेरिया ये है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ही ओपन द ड्रॉवर, ही टुक आउट अ पिस्टल, तभी जाकर आप पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर दूसरा कोई तरीका लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भाई करेंगे कैसे, कैसे जोड़ेंगे। उसमें देखिएगा कि जो एक्शन पहले हुआ है उस एक्शन का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को हटा दीजिए और उसके बाद जो वर्ब आएगा उस वर्ब को, ठीक है, V4 में कन्वर्ट कीजिए या हैविंग प्लस V3 में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और फिर जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको आप ऐसे ही जोड़ दीजिए। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना एंड लगाने की जरूरत है ना कुछ लगाने की जरूरत है। एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा कि सब्जेक्ट को हटा देना है, सब्जेक्ट हट गया। ये जो वर्ब है ओपन, इसे हमें किस में कर देना है, V4 में या हैविंग प्लस V3। ये मैं बताऊंगा आपको कि V4 कब लगता है और हैविंग प्लस V3 कब लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग लिखा, ओपनिंग द ड्रॉवर, ही टुक आउट पिस्टल, ड्रॉवर खोलकर उसने पिस्टल निकाली। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज एज ए कनेक्टर सेंटेंस को जोड़कर सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए करते हैं।
अब आपको आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो ये बता दिया कि पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत कब करते हैं, ठीक है, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होता है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सर V4 का यूज कब करेंगे, यानी सेंटेंस की शुरुआत V4 से कब करेंगे और हैविंग प्लस V3 से कब करेंगे। तो देखिए, अगर जो दोनों सेंटेंस के एक्शन हैं, दो सेंटेंस जोड़ना है, दोनों सेंटेंस पे कुछ अलग अलग एक्शन हो रहे होंगे, तो अगर दोनों सेंटेंस के एक्शन जो दिख रहे हैं वो साइमल्टेनियस हुआ हो, यानी कि पहला एक्शन खत्म हुआ कि दूसरा हो गया, पहला एक्शन खत्म हुआ और दूसरा हो गया, साइमल्टेनियस एक्शन कहते हैं। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन देम, टाइम गैप नहीं है उसके बीच में, जनरली देखा जाता है। तो अगर दो एक्शन जिनको हम पार्टिसिपल से शुरुआत करने जा रहे हैं, दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप नहीं हो, यानी साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत करनी चाहिए। और अगर उन दोनों के बीच में टाइम गैप है, दिख रहा है कि टाइम गैप है, तो वहां पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का ना यूज करके परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 का यूज करना चाहिए। क्लियर हो रहा है बात, समझ में आ रही बात, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल जो मैं हैविंग प्लस V3 से आपको समझाना चाहूंगा, जैसे ही फिनिश्ड हिज डिनर, he finished his dinner, he went to sleep, he finished his dinner, he went to sleep। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पार्टिसिपल शुरू हुआ कि नहीं, तो बिल्कुल होगा, इसलिए शुरू होगा क्योंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है हमारा, सेम है, तो हम समझ गए। अब क्या करना है भाई, तो अब ये देखना है, he finished his dinner, he went to sleep। अब इसमें क्या करना है कि चूंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, तो अब ये देख लीजिए कि इन दोनों में से एक्शन पहले कौन हुआ है, तो जो एक्शन पहले होगा उसी को पहले रखेंगे, ठीक है। तो भाई इसने पहले डिनर फिनिश किया, तब जाकर फिर वो सोने गया। तो मैंने क्या कहा कि जो सेंटेंस का एक्शन पहले हुआ होगा उसे पहले रखेंगे, और जब उसे पहले रखते समय ये देखना है कि सब्जेक्ट को वहां से रिमूव कर देना है। सब्जेक्ट हटा दिए, अब हमारे पास क्या बच गया, फिनिश्ड बच गया। अब आपको करना क्या है, अब या तो आप इसको V4 में कन्वर्ट कीजिए या फिर हैविंग प्लस V3 में कन्वर्ट कीजिए। V4 कब करेंगे, जब दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप नहीं होगा, और हैविंग प्लस V3 कब करेंगे, जब दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप होगा। तो क्या इसमें टाइम गैप दिख रहा है, तो लॉजिकली तो दिख रहा है भाई, खाना खाने के बाद लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, लॉजिकल ये भी कहा जाता है कि डिनर करने के बाद रेस्ट किया जाता है, तुरंत सोना नहीं चाहिए। तो उस आधार पे देखा जाए लॉजिकली, तो निश्चित तौर पे इस दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप दिख रहा है। तो जब दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप दिखता है, तो आपको क्या करना है, हैविंग का यूज करना है। तो हैविंग 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 के साथ V3 लगाते हैं, फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज डिनर, having finished his dinner he went to sleep, खत्म, he went to sleep। इस तरह से हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। बात समझ में आई। पार्टिसिपल का यूज एज ए कनेक्टर कब करेंगे, जब दो सेंटेंस जिन्हें हम जोड़ रहे हैं उन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो। क्लियर। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज करना और परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कब यूज करना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तब करते हैं जब वहां पर साइमल्टेनियस एक्शन है, टाइम गैप नहीं है दो एक्शन के बीच में। जहां टाइम गैप होता है दो एक्शन के बीच में, वहां हम हैविंग प्लस V3 से शुरू करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया इसके बारे में। पास्ट पार्टिसिपल भी एक एडजेक्टिव की तरह से यूज होता है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि पास्ट पार्टिसिपल वैसे एक्शन के लिए यूज किया जाता है जो फिनिश्ड हो चुका है। कंटिन्यू एक्शन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 का यूज करना है किसी नाउन के पहले, और फिनिश्ड एक्शन के लिए V3 का यूज करना है किसी नाउन के पहले। ठीक है। अब जैसे देखिए चेयर, कैसा चेयर, टूटा हुआ चेयर होता है, क्या टूटता हुआ चेयर होता है, नहीं। तो ब्रेकिंग चेयर हम लोग नहीं लिखते, जब भी लिखते हैं तो ब्रोकन चेयर लिखते हैं। तो जहां पे जो चीज पॉसिबल है उसी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर शी ऑफर्ड हिम अ ब्रोकन चेयर, ब्रेकिंग चेयर हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ब्रोकन क्या हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। V3 जो एक फिनिश्ड एक्शन की बात करता है, ब्रोकन चेयर हो गया। ठीक है। स्टोलन गुड्स आर सोल्ड एट सीक्रेट प्लेस। ठीक है। चोरी की गई वस्तुएं, यानी कैसी वस्तुएं, कैसे गुड्स जिनकी चोरी हो गई है। तो चोरी की गई जो वस्तुएं होती हैं उनको एक सीक्रेट रहस्यमय जगह पर बेचा जाता है। ठीक है। तो स्टोलन क्या हो गया हमारा, पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम V3 कर रहे हैं, और किसको डिस्क्राइब कर रहा है, गुड्स को, वैसे गुड्स जिनकी चोरी हो चुकी है। तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर, समझ में आई बात।
इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि पास्ट पार्टिसिपल का एक और यूज है, ठीक है। इसका यूज हम लोग किसी भी पर्सन के परमानेंट हैबिट या परमानेंट कैरेक्टर्स या स्टेट्स को बतलाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। यानी जिनकी हैबिट बदली नहीं जा सकती, वो परमानेंट हैबिट हो गया, उसका कैरेक्टर बदला नहीं जा सकता, उसकी अवस्थाएं बदली नहीं जा सकती हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए पीपल हो गया, यहाँ पर पीपल एक नाउन है और नाउन के पहले हम लोग मैनर्ड लगा दिए। ये मैनर्ड क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया ना, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल किसके लिए यूज है, वेल मैनर्ड पीपल, यानी वैसे लोग जो बहुत ही सभ्य होते हैं। ये तो परमानेंट उनका एक हैबिट हो गया ना, परमानेंट कैरेक्टर हो गया। तो परमानेंट कैरेक्टर को बतलाने के लिए अगर आप वर्ब से बतला रहे हैं परमानेंट कैरेक्टर को, तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है, V3 के फॉर्म में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, समझ में आई बात, किस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब बात आती है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि मैंने उसी से मैं आपको बता दिया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बीच में जो कनेक्टर को लेकर यूज होता है कि कैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं सेंटेंस को शुरुआत करने के लिए, और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बताया था वही चीज यहाँ भी है, दो पास्ट एक्शंस, जब दो पास्ट एक्शंस जिनके सब्जेक्ट्स क्या हो, सेम हो, तो जब कोई दो पास्ट एक्शंस जिनके सब्जेक्ट सेम हो, टाइम गैप पे अकर होता है, यानी उन दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप का यूज हो, ठीक है, तो वहां पर हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल से करते हैं। क्लियर। अब जैसे देखिए हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही टुक रेस्ट, ठीक है, काम कर लेने के बाद वो रेस्ट किया, तो ये जब टाइम गैप है ना, काम फिनिश किया तब जाकर वो रेस्ट किया, काम करते करते तो वो रेस्ट नहीं कर रहा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क। उस तरह से हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आदित्य वेंट टू स्कूल, यहाँ पे हम लोग ऐसा यूज करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज करते हैं। कोई डाउट नहीं ना, तो इनको हमें समझना है कि किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। चीज यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूंगा, जैसे कि मैंने कहा कि सेंटेंस की शुरुआत पार्टिसिपल से तभी कर सकते हैं जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट्स सेम हो। अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम नहीं हुए तो फिर क्या करना होगा, तो वैसे सिचुएशन में आपको जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम ना हो, ठीक है, और वहां पर सेंटेंस की शुरुआत हमें पार्टिसिपल से करने की जरूरत पड़ रही है, तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, वाइल से शुरू करना है सेंटेंस, वाइल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस RW या ऑब्जेक्ट, उसी तरह से फिर सेंटेंस आगे बढ़ता है। ये आप ध्यान रखेंगे, वाइल से शुरू करना है। जैसे मान लिया जाए कि सेंटेंस लिखता है वॉकिंग वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है, और स्नेक बिट मी। अभी सेंटेंस लॉजिकली जरा समझिए, देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन लॉजिकली समझिए। मैंने क्या कहा कि पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत तभी कर सकते हैं जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम रहा होगा। तो इस सेंटेंस को जरा हम ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या मीनिंग आ रहा है। तो कह रहा है अ स्नेक बाइट मी, अ स्नेक बिट मी, ये एक सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, यानी आप पार्टिसिपल का शुरुआत किए हैं, इसका मतलब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम रहा होगा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जब स्नेक है तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी स्नेक रहा होगा। तो अ स्नेक वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। क्या आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है, लग रहा है, नहीं लग रहा ना, क्योंकि रूल के मुताबिक आप पार्टिसिपल से सेंटेंस की तभी शुरुआत कर सकते हैं जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो। तो यहाँ पार्टिसिपल से सेंटेंस की शुरुआत किया है, इसका मतलब ये है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम रहा होगा। और सब्जेक्ट कौन है हमारा, स्नेक, यानी स्नेक यहाँ भी है। तो बताइए स्नेक वॉक करता है क्या, नहीं, वो तो क्रीप करता है।
इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो wrong है। अब ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या कहा कि आपको किससे शुरू करना है, वाइल से शुरू करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वाइल से शुरू करेंगे, यानी हम लिखेंगे वाइल। वाइल के बाद जो एक्चुअल सब्जेक्ट होगा उसको आपको मेंशन करना है। तो भाई स्नेक बाइट किसके किया, मी को किया, तो इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई। वाइल आई वॉज वॉकिंग, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट अ स्नेक बिट। इस तरह से आप यूज करेंगे। क्लियर है, ये एक्शन के केस में। अगर हम टू बी की केस में यूज करें तो क्या होगा, एक्शन नहीं है वहां पर, टू बी वर्ब है, तो क्या होगा, जैसे मान लिया जाए लिखता है बीइंग, जैसे ही इज पुअर, ठीक है, ही कांट एफर्ट, he can't afford 2 times meal. He is poor, he can't afford 2 times meal. दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सेम है ना, यहाँ पर ही और यहाँ भी ही। अब हम समझ गए हैं कि इस सेंटेंस की शुरुआत हम पार्टिसिपल से कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ठीक है हम पार्टिसिपल से शुरुआत करेंगे तो इसमें पहला सेंटेंस कौन होगा, तो पहला सेंटेंस तो यही होगा कि वो पुअर है इसलिए वो 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा सकता। ठीक है, तो उस आधार पे फिर हम क्या करते थे, सब्जेक्ट को हटाते, सब्जेक्ट को हटा दिए, अब हमारे पास तो इज हो गया। क्या हम इज पुअर करके यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो जब वहां पर एक्शन ना हो, टू बी वर्ब हो, तो आपको किससे शुरू करना है, बीइंग से शुरू करना है। बीइंग पुअर ही कांट अफोर्ड 2 टाइम्स मील। ठीक है, बीइंग पुअर ही कांट अफोर्ड 2 टाइम्स मील, यानी वो 2 वक्त का भोजन भी एफर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना गरीब है। तो इस तरह से बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, बीइंग का यूज तब करना है जब टू बी वर्ब से हो, और एक्शन पार्टिसिपल से तब करना है जब एक्शन वर्ब का यूज हो रहा है। ठीक है, अब चाहे वो एक्शन की बात हो रही हो चाहे बीइंग का बात हो रहा हो, ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम रहा। अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है तो एक्शन के केस में आप क्या यूज कर रहे थे, वाइल का यूज कर रहे थे प्लस एक्चुअल सब्जेक्ट। और यहां पर अगर टू बी के केस में अगर सब्जेक्ट सेम नहीं होता है तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, वैसे सिचुएशन में आपको इट बीइंग से शुरू करना है सेंटेंस। इट बीइंग प्लस जो भी आगे है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस आगे जो सेंटेंसेस बढ़ेंगे वो आपको यूज करना है। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि बीइंग से रिलेटेड भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि या दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम था या पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई और था और दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई और था। अगर सेम है और टू बी वर्ब की बात हो रही तो बीइंग से शुरू कर दीजिए, सेम नहीं है और टू बी वर्ब की बात हो रही तो इट बीइंग से शुरू कर दीजिए। इस तरह से आप पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिसिपल कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। तो आज का ये हमारा जो पार्टिसिपल है टॉपिक और जेरेंड इससे पहले हमने पढ़ा, ये खत्म होता है। इसी खत्म करने से पहले ठीक है कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन जनरली कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए ये ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना, आपको एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। एरर या तो जेरेंड से हो सकता है या पार्टिसिपल से हो सकता है, इसी दोनों में किसी से हो सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने जेरेंड और पार्टिसिपल ही पढ़ा है। क्लियर, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। इसमें कहता है हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिस्टर रॉ इज द आइडियल चॉइस टू टेक ओवर एज चेयरमैन। अब यहाँ पर देखिए एरर तो ऐसे दिख रहा है, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए, थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा, तो आप एरर आसानी से ढूंढ सकते हैं। क्या, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हैविंग के बाद सिर्फ और सिर्फ V3 का यूज होता है, तो ये तो V1 दे दिया। इसका मतलब हैविंग वर्ब की जगह पर हैविंग वर्ब होना चाहिए, WORKED। तो एरर तो आपका किसमें हो गया, फर्स्ट पार्ट में हो गया। वेरी सिंपल। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं लोग। ये फिलर्स है, ठीक है, फिलर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से आपको करेक्ट फॉर्म चूज करना है। क्या कहता है, ही इज टू श्रूड अ मैन डैश ऑन। हमने आपको जब नॉन फाइनाइट पढ़ाया था और उसमें इन्फिनिटिव पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था एक चीज कि टू के बाद हमेशा टू प्लस
V1 होता है, कोई दूसरा का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं, संभावना ही नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे ही आपको हिंट दे दिया कि टू लगा हुआ है, आगे टू लगाना पड़ेगा आपको, तो आंसर हमारा टू रिलाई करेंगे, यानी ही इज टू श्रूड अ मैन टू रिलाई ऑन, यानी वो इतना धोखेबाज है, इतना सातिर है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये इम्प्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, देखना है कि क्या कुछ एरर है उसमें, अगर वो एरर है अंडरलाइन पार्ट तो उसका करेक्शन क्या होगा, अगर एरर नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शन है नो करेक्शन रिक्वायर्ड का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है अनलाइक दीज डेज ही एंजॉयड रीडिंग बुक्स एंड स्पेंट क्वाइट सम टाइम इन द लाइब्रेरी व्हेन ही वाज यंग। यहाँ पर आपको देखिए, चूंकि वर्ब से बात हो रही है, पार्टिसिपल की बात हो रही है, तो हमारा ध्यान जो है वो वर्ब पे ही जाना चाहिए बेसिकली। लेकिन हम उसी वर्ड को यहाँ पर देखेंगे जो अंडरलाइन है, क्योंकि ये एरर डिटेक्शन नहीं है, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट है। इसमें आपको हिंट दे चुका है कि अगर एरर होगा किसी अंडरलाइन पार्ट पे कहीं ना कहीं एरर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, आपके पास ऑप्शन हो जाता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि अनलाइक दीज डेज ही एंजॉयड रीडिंग बुक्स एंड स्पेंड क्वाइट सम टाइम इन द लाइब्रेरी व्हेन ही वाज यंग। समझ में आ रही है बात? क्या आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, क्या है इसको जरा समझिए। हमने कहा था आपको कि कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जिसे हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, जैसे में एंड हो गया, बट हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, नॉट ओनली, सॉरी, नॉट ओनली हो गया, नॉर हो गया, और हो गया। ये सब ऐसे कनेक्टर हैं जिसे हम कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है, इक्वल रैंक वाले सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एंड से, बट से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नॉर से, और से जुड़ने वाले दो वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अगर इनके पहले नाउन है तो बाद में भी नाउन होना चाहिए, इनके पहले अगर वर्ब है तो बाद में भी वर्ब होना चाहिए, इनके पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर इनके पहले एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव के केस में पहले भी एडजेक्टिव, बाद में भी एडजेक्टिव। इसके अलावा अगर एडजेक्टिव से एडजेक्टिव है दोनों, उस एडजेक्टिव आई मीन उस कनेक्टर के पहले और उसके बाद भी अगर एडजेक्टिव है तो यहाँ दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। अगर इनके पहले और आगे, पहले और बाद में वर्ब है तो दोनों वर्ब का टेंस सेम होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखिए कि एंड से जुड़ा हुआ दो वर्ड है। एंड से जुड़ा हुआ कौन दो वर्ड है, तो एक तो हो गया रीडिंग बुक्स और एक हो गया स्पेंड क्वाइट सम टाइम। अब आप देखिए एंड के पहले क्या लगा हुआ है, V4, तो एंड के बाद क्या यहाँ दिया है, V1। क्या ये करेक्ट है? नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि कुछ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जैसे एंड, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर, और। इन दोनों के पहले और बाद, इनके पहले और बाद यूज होने वाला वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। एडजेक्टिव है तो डिग्री सेम होना चाहिए, वर्ब है तो टेंसेस सेम होने चाहिए। तो दोनों के एंड के पहले वर्ब है और एंड के बाद भी वर्ब है, वर्ब तो है, लेकिन एक जगह पे V4 है और एक जगह पे V1 है, तो होना तो दोनों V4 चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेंड के जगह पर स्पेंडिंग लिखना होगा। क्या लिखना होगा? स्पेंडिंग। क्लियर है? समझ में आई बात? चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के फॉर्म में बनाना है। ये क्वेश्चन आप देख लें, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आंसर जो है आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब खास करके जेरेंड और पार्टिसिपल से रिलेटेड है, कॉमन एरर या फिर स्पॉटिंग एरर भी आप कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट जो टाइप है इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट का पार्ट है, ये भी आप देख सकते हैं। इसे भी आप क्या करें, अंडरलाइन कर, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और ये 7 है, ये अंडरलाइन है टू पोस्टिंग, ये ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट ये फिलर्स का क्वेश्चन है, 8 to 10 फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड आपको चूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा ये टॉपिक जो हमने पढ़ा, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। अगले सेशन में, अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो आप एक बार देख लें। तो अगले सेशन में हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं, और ये जो टेंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक
नए मेथडोलॉजी से पढ़ाऊंगा मैं, नए तरीके से, जो आप शायद पहले इस तरह से नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। और बहुत सिंपल और इम्प्रेसिव वे में आपको इस टेंस के बारे में बतलाऊंगा, तो आप बने रहेंगे, आप देखते रहेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आप अगले क्लास में देखेंगे इसको, टेंस के बारे में। तब तक के लिए हमारा क्लास ऑफ होता है और इसे हम आज के लिए एंड करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए थैंक यू।